हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे। माय नेम इज़ मोहित। तो दोस्तों, आज हम अपनी साइंस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम अपनी सारी लाइट चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले मैंने पहली क्लास में आपको लाइट के बारे में पढ़ाया था, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी ही डिटेल में करवाई थी। सेकंड क्लास में हमने बेसिकली यूजेस पढ़े थे जी, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने बताया था, जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है वो हमारा बेसिकली कॉनकेव मिरर है, और जो बड़ी चीज़ को छोटा दिखाएगा वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमने इनके यूजेस भी डिटेल में करे थे। अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप अपनी जो सेकंड क्लास है इस सीरीज़ की उसको दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। फिर हमने चार टॉपिक पढ़े थे जी। पहला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाई थी, एप्लीकेशंस करवाए थे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओवल शेप ऑफ द सन, सन अपीयर्स 2 मिनट्स बिफोर और आफ्टर द सनराइज और सनसेट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर वाली सारी। ठीक है, मैंने सीधी सी बात आपको बताई थी, अगर तो टाइम डिले, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो आपने रिफ्रैक्शन को टिक कर देना है। जब भी कलर की बात होएगी तो आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिक कर देना है। ठीक है, इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमने दोस्तों टीआईआर के बारे में पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑल आर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, फिर हमने कुछ लेंसेज के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। फिर हमने इनके कुछ केसेस करे थे, ये वाले सारे। उसके बाद मैंने आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको रेनबो की फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ाया था कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। जैसे सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वाला कलर था वायलेट। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड जो थी वो सबसे कम थी। ठीक है, और सबसे कम स्कैटर कौन सा कलर हो रहा था? वो था रेड। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। क्यों? और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर हमने दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। ठीक है, सीधी सी बात मैंने बताई थी, जब भी कलर की बात हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब भी टाइम डिले, शेप की बात हो तो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को टिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। वैसे ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बायो की क्लास में करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ी सी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो इसके साथ कोरिलेट करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आँख की बात करें, ह्यूमन आई में बेसिकली याद रखना दोस्तों, जो फिनोमिना होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था? जैसे मैंने आपको समझाया था कि लाइट का बीच में से प्रोपेगेट कर जाना। तो सबसे पहली बात तो आपने यही याद रखनी है कि जो ह्यूमन हाई है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सारे अपनी अवेयरनेस इस डायग्राम में लेके आइए। तो ये है हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। जो नेचर ने हमें बेसिकली लेंस दिया है वो दिया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो ये वाला लेंस है दोस्तों, बेसिकली ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, जो हमें नेचर की ओर से मिला है। तो लाइट बेसिकली होता है क्या है, यहाँ से लाइट आती है, हमारे प्यूपिल पे स्ट्राइक करती है और यहाँ पे जाके इमेज बन जाती है। ठीक है, रेटिना याद रखना दोस्तों एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमारी इमेज बनती है। तो बेसिकली अगर हमने देखें तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही तो हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट कॉन्वेक्स लेंस में के बीच में से प्रोपेगेट करके रेटिना पे जाके इमेज बना रही है। तो इसीलिए याद रखना पहली बात तो, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लेंस कौन सा पड़ा है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके कुछ पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो हमारी आंख होती है इसमें दो तरह का लिक्विड होता है, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जैसे आपको डायग्राम से देख के ही पता चल रहा है कि विट्रस ह्यूमर की जो डेंसिटी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, देख के पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एरिया में है। ठीक है, और जो एक्वस ह्यूमर है ये सिर्फ आंख के फ्रंट पार्ट पे ही होता है। ठीक है, पहली बात तो आपने यही याद रखनी है। सेकंड जो पार्ट है वो है प्यूपिल। प्यूपिल जो ये फ्रंट वाला पार्ट है आँख का, जो हमें विजिबल भी होता है, वैसे ही अगर हमने किसी के देखा हो तो इसे कहते हैं प्यूपिल। इरिस क्या होती है? ये जो दो लेयर्स ही हैं इसे हम कहते हैं इरिस। इरिस का काम क्या है? इरिस करती है जी, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई
बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। ठीक है, प्यूपिल के साइज को ये बार बार एडजस्ट करती रहती है, और जितनी भी लाइट हमारी आंख के अंदर जाएगी ये सारी इरिस ही कंट्रोल करती है, कैसे, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते करते। ठीक है, ये दो पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्यूपिल और इरिस के बारे में। ठीक है, इरिस ये वाली हैं, ठीक है, ये वाली जो होती हैं इसे कहते हैं इरिस। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया जी। ठीक है, जो ये थोड़ा सा बल्ज सा निकला हुआ इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पर हमारी बनती है इमेज। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन एसएससी में बना भी हुआ है ये वाला, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द आई इन ए पॉट कॉल्ड रेटिना, प्यूपिल, इरिस, कॉर्निया थे। ठीक है, याद रखना रेटिना पे हमारी इमेज बनती है। और ये जो नर्व है इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का बेसिकली काम क्या है, ये हमारी आई को ब्रेन के साथ अटैच करती है। तो दोस्तों एक्चुअली हम आंख से नहीं देख रहे हैं, हम ब्रेन से देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिक नर्व ही है जो हमारी आंख को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। जो ये येलो से ऑरेंजिश से ये जो मसल्स हैं इसे हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ठीक है, इसी की हेल्प से जो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जैसे हम डार्क रूम में जाते हैं और एकदम से हम एक लाइट रूम में आते हैं तो हमारी जो आँख को थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबल होने में। ठीक है, वो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो प्यूपिल है वो डायलाइट और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, और जो सिलरी मसल्स हैं इन्हीं की मदद से हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होता है। ठीक है, ये वाले होते हैं प्यूपिल के साथ जो लगे हुए हमारे सिलरी मसल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों, जो हमारी आंख में इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। बनती कहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक स्क्रीन सी होती है रेटिना पे। अब आप लोग सोचोगे कि अगर हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है फिर तो हमें सारे ऑब्जेक्ट उल्टे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको अभी बताया है, हम आँख से नहीं देख रहे हैं, हम ब्रेन से देख रहे हैं। तो ब्रेन क्या करता है, बेसिकली इस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ठीक है, आंख में जो इमेज बनती है वो याद रखना एग्जाम में रियल एंड इन्वर्टेड ही आपने टिक करके आनी है। तो ब्रेन क्या करेगा, इसको उल्टा करके हमें दिखाएगा, मतलब सीधी इमेज करके हमें दिखाएगा, और ये वाया होता कैसे है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इन द आई इमेज इज फॉर्म्ड इन ए नेचर कॉल्ड, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट आ जाएगी, रियल एंड डायरेक्ट आ जाएगी, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो बी क्लियर। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बननी है, सीधी सी बात मैंने आपको बताई हुई है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, रियल हमेशा उल्टी बनेगी, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो हमारे आई के साथ ही टॉपिक अटैच्ड है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब दोस्तों सीधा सा होता है कि हम कितना दूर देख सकते हैं और हम कितना पास में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो नॉर्मल आई है हम पास की चीज़ें भी ध्यान से देख सकते हैं, दूर की चीज़ें भी ध्यान से देख सकते हैं। तो बीच बीच में कई बार हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है आँख में, जैसे कुछ लोगों को पास का दिखाई नहीं देता और कुछ लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता। इसी टॉपिक को आज हमने दोस्तों डिटेल में करना है, जो कि है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ आई टॉपिक। एग्जाम में डैम श्योर इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं फिलहाल, जो नॉर्मल आई होती है उसका दोस्तों पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है वो बेसिकली इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, लेकिन एज क्लोज एज दैट 25 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम जो दूरी है 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम हम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है, अगर हमने 25 सेंटीमीटर से पास में हमने अपने ऑब्जेक्ट को आके कर लिया तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्लियरली देखना है तो मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बातों का अपने ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द आई। अब हम चलते हैं आगे। अकोमोडेशन जैसे मैंने आपको बताया था होती कहाँ से है, सिलरी मसल से। ठीक है, सिलरी मसल्स के साथ हमारी आई जो है अपने आप को अकोमोडेट करती रहती है। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ जो बेसिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, फोकल लेंथ का मतलब यही होता है कि कहाँ तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ।
ठीक है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू आर बाई टू, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देना तो हमारी फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि रेटिना पे इमेज कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन हमने तो सीधा ऑब्जेक्ट देखना है। तो जैसे ही ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल देती है कि इमेज बन चुकी है, तो कितना टाइम लगता है ब्रेन को सीधा करने में, याद रखना 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, एग्जाम में ये आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इतनी जल्दी जल्दी ये सारा कुछ होता है। अगर इतना स्लो हो तो हमें तो कोई फिर ऑब्जेक्ट ढंग से दिखाई दोस्तों देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने तो चीज़ को जल्दी जल्दी बेसिकली देखना होता है, तो इतने कम समय में ब्रेन जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके हमें दिखा देता है। ये टाइम फ्रेम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये बात पूछ रखी है उसने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया अभी कि हम इन्फेनाइट तक देख सकते हैं और मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेकिन कुछ लोगों में टाइम के साथ साथ आँख में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा टीवी देखने से भी हो सकता है, या वैसे कोई विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारी आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमने बेसिकली जो हमारा अगला टॉपिक है इसी के ऊपर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर। ठीक है, जो सबसे पहला डिफेक्ट है दोस्तों वो आपने याद रखना है, उसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है। ठीक है, मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है। अब इस डिफेक्ट में दोस्तों होता क्या है, बेसिकली हमें पास का ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है लेकिन दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल केस में दोस्तों अगर हम डायग्राम की बात करें, जो इमेज है आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, मतलब थोड़ी सी रेटिना से आगे बन रही है। इसीलिए हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली दोस्तों हमने करना क्या है, इस इमेज को यहाँ पे लेके जाना है। तो वो हम कैसे लाएंगे, कनकेव लेंस यहाँ पर लगा के। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस हमारा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो हमने दोस्तों बेसिकली लाइट को डाइवर्ज ही तो करना है। अगर हम अपनी लाइट को डाइवर्ज कर देंगे तो जो इमेज यहाँ पे बन रही है बेसिकली हमारी यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी रेटिना पे। तो सीधी सी बात याद रखना, मायोपिया के डिफेक्ट को कौन से लेंस के साथ हम ठीक कर सकते हैं, वो है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस हमें दोस्तों पता है कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ऑप्शन में डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको पहली 2 क्लासों में बार बार बातें रिपीट करी थी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा मिरर हमारा डाइवर्जिंग है, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है और कौन सा लेंस हमारा डाइवर्जिंग है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग देके आपको कन्फ्यूजन में लेके आ सकता है। तो सीधी सी बात याद रखना, मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। अब दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं। दूसरा डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, एक बात का दोस्तों ख्याल रखना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लेंस के साथ ठीक होता है। इस डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, ये भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है। ठीक है, तो ये एक बात का और ख्याल रखना, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब यही है कि हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे हाइपरमेट्रोपिया में। अब हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्वियस ही बात है, मायोपिया का तो वो उल्टा ही होगा। ठीक है, क्या है ये, हमें पास की चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इज़ नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये होगी हमारी डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया के लिए। इमेज कहाँ पर बन रही है, रेटिना से पीछे बन रही है। अब हमने दोस्तों क्या करना है, ये इमेज को यहाँ पे लेके आना है रेटिना पे, ताकि जो बंदा है वो चीज़ों को ध्यान से देख सके। तो हम बेसिकली कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का। और हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक होगा, कॉन्वेक्स लेंस के साथ। ठीक है, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है कि ऐसा क्यों होता है, हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
अब दोस्तों बाई चांस एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन आ जाए अभी भी कि मायोपिया कैसे ठीक होता है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक होता है, ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम 90% वो यही पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस या मायोपिया इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ऐसे करके ही आएगा। तो सीधी सी बात याद रखना, इसमें भी आपने ऑपोजिट लगा देना, ठीक है, छोटे के साथ बड़ा लगा देना। मतलब अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली बात करूँ, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया से इसमें कम अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इसमें 1 2 3 6 अल्फ़ाबेट हैं, हाइपरमेट्रोपिया में 5 और 5 10 और लगभग 12 13 हैं, ठीक है, तो छोटे के साथ बड़ा लगा देना है। मेरे कहने का भाव ये है, कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस से अल्फ़ाबेटिकली बड़ा है, तो आपने क्या करना है, छोटे के साथ बड़ा लगा देना है। ऐसे याद रख लेना कि मायोपिया कनकेव लेंस के साथ, बड़े के साथ छोटा लगा देना, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली कनकेव से छोटा, इसमें 6 है, तो ये आपने बड़े के साथ लगा देना है, ठीक है। वैसे आपको अगर ये बातें सारी क्लियर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि रट्टा कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी भूल जाओ तो छोटे के साथ बड़ा लगा देना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स के साथ, जो हमारा मायोपिया है वो हमारा कनकेव के साथ, ठीक है। ये हो गया आपके 2 डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे डिफेक्ट की। तीसरा डिफेक्ट है एस्टिमेगेटिज्म। एस्टिमेगेटिज्म में दोस्तों बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं, और बंदे को एस्टिमेगेटिज्म की प्रॉब्लम हो, उसकी आंखों के आगे ना लाइनें सी बननी शुरू हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनने की वजह से मल्टीपल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं, और जो इंसान है वो क्लियरली नहीं देख पाता। इसे हम ठीक करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस के साथ। याद रखना, एसी वर्ड याद रखना, नहीं तो एयर कंडीशनर नहीं है ये, ठीक है, याद रखना। ए से एस्टिमेगेटिज्म, सी से सिलेंड्रिकल, ठीक है। एस्टिमेगेटिज्म इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, ये थोड़ा सा गोल सा लेंस होता है, ठीक है, बड़ा सा, तो याद रखना ये डिफेक्ट भी पूछा जाता है ये भी। चौथा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ना ही इंसान को पास का दिखाई देता है और ना ही इंसान को दूर का दिखाई देता है। तो प्रेस बायोपिया को हम बेसिकली ठीक करते हैं बायफोकल लेंस के साथ, ठीक है। ये बात का भी आपने ख्याल रखना है, प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस, ठीक है। आप लोगों ने ये नॉर्मल लाइफ में देखा भी होगा, कुछ लोगों को जो स्पेक्टिकल होते हैं वो कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है। ये मान लो मैंने उसका लेंस लगाया है और नीचे कर्व सा बना होता है ऐसे करके। तो याद रखना, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है कनकेव लेंस, दूर की चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि जब हमने दूर देखना है हमने अपनी आंखों को सीधा कर लेना है, जब हमने अपने पास की चीज़ों को देखना है तो हमारी आंखें बेंड हो जाती हैं। इसीलिए पास की चीज़ों को देखने के लिए होता है हमारे पास कॉन्वेक्स, ये वाला हिस्सा होता है कर्व वाला कॉन्वेक्स, ये होता है हमारा कनकेव, ठीक है। तो याद रखना, प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस, ठीक है। इसमें आप निमोनिक अगर याद रखना तो बीपी याद रख लेना, ठीक है। बी से बायफोकल लेंस, पी से प्रेस बायोपिया, जो कि है हमारा डिफेक्ट। तो ये थे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, जो कि था डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। 4 डिफेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेगेटिज्म और प्रेस बायोपिया। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करने जा रहे हैं आज हम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता क्या, बेसिकली छोटी चीज़ों को बड़ा देखने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें बेसिकली लेंस कौन सा होता है, पहली बात तो ये याद रखना, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस की ही क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का अगर मैं छठे केस की बात करूं तो ये इमेज कौन सी बना रहा था, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। हमें मैग्नीफाइड भी चाहिए, वर्चुअल भी चाहिए, क्योंकि हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को सीधा ही तो देखना है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम बेसिकली लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये हमारा इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज को बना रहा है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये है इसकी डायग्राम,
ये इसका छठा केस ही है, जो मैंने आपको डायग्राम कराई थी सारी, उसमें ये छठा केस है, एक बार चेक कर लेना। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो इसकी इमेज बन रही है वो बन रही है ये, मतलब ये था ऑब्जेक्ट, इसने इसका साइज इतना कर दिया, और अब हम इसको ध्यान से देख सकते हैं, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा कर दिया। ये है बेसिकली काम हमारा माइक्रोस्कोप का। तो ये कौन से लेवल तक मैग्नीफाई हुआ है, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ रखा है, एनडीए के एग्जाम में भी आ रखा है। मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। लिख लो अपनी नोट्स में, m क्या है मैग्नीफिकेशन, d क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, ये दे रखा होता है 25 सेंटीमीटर। f क्या फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है तो आप किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। ठीक है जी, बस ये बात का अगर और डीप में करना थोड़ा सा देख लो, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारी जो इमेज बनी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी है, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर नॉर्मल आई की बात करें तो सीधा m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ही लगा देना, फिर ये 1 हटा देना, ठीक है। अगर रियल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारी इमेज बन रही है तो ये वाला लगाना है ऊपर वाला, नहीं तो ये सिंपल लगा देना, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। अगर तो दोस्तों हमने सिंपल चीज़ों को बड़ा देखना है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को देखना है, जैसे ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह देखना है, तो वो बेसिकली होता क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उस केस में हमने बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है, अगर वेरी मिन्यूट चीज़ों को देखना है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और सिंपल माइक्रोस्कोप में। और जो डिफरेंस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते थे, इसमें दो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आई लेंस, जैसे हम कहते हैं आई पीस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव पीस भी कहते हैं। जहाँ से हमने देखना है उसे हम कहते हैं आई लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है इसकी दोस्तों डायग्राम बेसिकली। एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्टिव की होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ई की होगी, ठीक है। ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल ही क्यों रखी गई है इतनी इतनी, क्योंकि हमने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको मैग्नीफाई करके देखना है, ठीक है। दूसरी बात आप और ध्यान से देखो कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आई पीस लेंस से थोड़ा सा छोटा रखा गया, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों वैसे, क्योंकि हमने जहाँ से देखना है हमारी मैक्सिमम रेज एक ही जगह पर जाके टकरानी चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख सकें। इसीलिए ये एक बात का ख्याल रखना, द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द आई पीस, ठीक है। आई जो लेंस है बेसिकली ऑब्जेक्टिव से बड़ा क्यों रखा गया है, ताकि मैक्सिमम रेस को हम इकट्ठा कर सकें। ओके जी। अब अगर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दोस्तों मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट फॉर्मूला देख लेना, m इज इक्वल टू न्यू नॉट यू नॉट और बीच वाला सेम ही होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वी नॉट क्या है, इमेज की दूरी, यू नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, डी क्या है आपका 25 सेंटीमीटर ही, और एफ ई क्या, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है। यहाँ से लेके आई लेंस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और एक इसका और फार्मूला होता है, अगर आपको दोस्तों एग्जाम में दो फोकल लेंथ दे रखी हो फिर भी याद रखना ये फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। ये एग्जाम में आ रखा है, इसीलिए मैंने
ये फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल की अगर बात करूं, बेसिकली एसएससी वाले स्टूडेंट स्किप कर देना, लेकिन सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस वालों ने न्यूमेरिकल करके ही जाने हैं आपके एग्ज़ाम में। एनडीए के एग्ज़ाम में तो 1 से 2 आने ही आने हैं, और अगर सीडीएस की बात करें तो हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल। और जस्ट अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो ये फ्री के नंबर होते हैं दोस्तों, है कुछ भी नहीं। ये डायग्राम रटने नहीं बैठना है किसी ने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराना मत डायग्राम को देख के। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, लेकिन जो टेलीस्कोप है वो हम इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, ये छोटी चीज़ को बड़ा नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना, टेलीस्कोप बेसिकली दूर की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है। ये बेसिकली दो तरह का होता है टेलीस्कोप। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, और दूसरा होता है हमारा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ। धरती पे अगर आपने कोई चीज़ को देखना है उसका, तो तब आपने इस्तेमाल करना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। अगर आपने कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी देखनी है, स्टार प्लैनेट वगैरह देखने हैं, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस केस में बस एक बात का ख्याल रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस जो बेसिकली होता है उसका लार्ज अपर्चर होता है देन द आई पीस लेंस। ठीक है, क्यों, ताकि मैक्सिमम रेज कलेक्ट होके आती रहें, और जो ये हमारी आई है इसके बीच में जाएंगी तो हमें जो ऑब्जेक्ट है बड़े ही क्लियर वे में देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ऐसी शेप होती है, अगर आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा तो ये कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, आई पीस। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया आई लेंस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो देखने से ही पता चलता है इसका जो अपर्चर है ऑब्जेक्टिव का आई से क्या है, बड़ा है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि टेलीस्कोप बेसिकली यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट तो हम कहीं बहुत दूर देख रहे हैं, मान लो यहीं पे देख रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ तो इस फोकल लेंथ से तो हमेशा ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो याद रखना फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होती है वो हमेशा बड़ी ही होती है आई पीस से। अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूं तो ये है दोस्तों इसकी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमारी आँख है, यहाँ कोई पर्सन है, ये इन्फिनिटी से हमारी रेज आई, टकराई। ठीक है, और यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत दूर की इन्फिनाइट पे जो चीज़ है उसको यहाँ पर उसकी इमेज बना के देख सकते हैं कि वो कैसी देख सकते हैं। इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है जी। ठीक है, बेसिकली हमारी, तो ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये था आपका आज का लास्ट का टॉपिक, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। नेक्स्ट क्लास में हमने दोस्तों बेसिकली न्यूमेरिकल्स को करना है। ठीक है, तो जितना करवाया है वैसे आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमने बेसिकली न्यूमेरिकल्स को ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।